हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों का कल 25 फरवरी को साइंस यानी कि विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर विज्ञान विषय के क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन मैंने तैयार किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन तैयार किया है। सबसे पहले भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन आएंगे और सबसे पहले एक एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई वस्तु वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति कहलाती है एक समान वर्तीय गति। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा, तो आंसर है mv। अगला क्वेश्चन है डैश से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनियाँ होती हैं उसको इंसान सुन नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण का मात्रक व सूत्र लिखें। आंसर देखें। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तथा यह एक सदिश राशि है। त्वरण A बराबर है V माइनस U बटे में T। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों। आंसर देखें। जब बस गति की अवस्था में होती है तो हमारा सारा शरीर भी गति की अवस्था में होता है, परंतु जब अचानक बस रुकती है तो हमारे शरीर का निचला हिस्सा तो विराम अवस्था में आ जाता है, परंतु ऊपर का हिस्सा जड़त्व के कारण गति की अवस्था में रहने का प्रयत्न करता है और जिस कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन एग्जाम से पहले इनकी जरूर तैयारी करें। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यावहारिक उपयोग लिखें। तो पहला उपयोग है पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की पथरी को बारीक कणों में तोड़कर बाहर निकालने में किया जाता है, यानी कि गुर्दे की जो पथरी है उसको ध्वनि तरंगों के द्वारा तोड़कर बाहर शरीर से बाहर निकाला जाता है। चमगादड़ पराध्वनि का उपयोग से रात के समय अपने रास्ते का एहसास करते हैं, यानी कि चमगादड़ जो है पराध्वनि का प्रयोग करते हुए रात को अपने रास्ते का पता लगाते हैं और शिकार को पकड़ पाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्किमिडीज का सिद्धांत की व्याख्या करें और इसके अनुप्रयोग भी लिखो। आंसर देखें। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाए तो इसके भार में कमी आ जाती है, तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जब किसी वस्तु को पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी द्रव, यानी कि जैसे कि मान लीजिए पानी के अंदर डुबाया जाता है तो जितना पानी उसके द्वारा बाहर निकाला जाएगा, यानी कि हटाया जाएगा, जो भार है जो कम हुआ है वो पानी के बराबर होगा। तो व्याख्या यहाँ पर है, यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बीकर को पूरा पानी से भर लें, यानी कि एक बीकर लेना है और उसको पूरा पानी से भरना है। इसे एक ट्रे में रख लें और फिर उस बीकर को जो है एक ट्रे के अंदर रख लें ताकि जो पानी बाहर निकलेगा वो ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा। तब एक धागे की सहायता से पत्थर को कमानीदार तुला से लटकाएं और एक धागे की सहायता से पत्थर को धागे से बांधें और उसको कमानीदार तुला से लटकाएं। पत्थर का भार नोट करें, यानी कि जो पत्थर है उसका भार पानी में डुबोने से पहले नोट करें। धागे से लटकाए गए पत्थर को धीरे धीरे पानी में डुबो दें। अब उस पत्थर को जो है पानी में डुबो दें। बीकर से कुछ पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि बीकर से कुछ पानी बाहर आएगा और वो ट्रे में इकट्ठा हो जाएगा। अब पत्थर का भार नोट करें, यानी कि पानी में डुबोने के बाद जो है पत्थर का जो भार है अब उसको नोट करें। पत्थर के दोनों भारों में अंतर नोट करें, यानी कि पानी में डुबोने से पहले जो पत्थर का भार था और पानी में डुबोने के बाद जो भार है उन दोनों के बीच में जो अंतर आया है उस अंतर को नोट करें। अब ट्रे से एकत्रित पानी का भार नोट करें और जो ट्रे के अंदर पानी है उस पानी का भार जो वज़न है उसको नोट करें। यह भार पत्थर के भार में कमी के बराबर होगा, यानी कि पानी का जो भार है पत्थर के भार में जो कमी आई है उसके बराबर होगा। उसके बाद है अनुप्रयोग। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पनडुब्बी जलयान बनाए जाते हैं, यानी कि आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है इसको फॉलो करते हुए पनडुब्बियाँ बनती हैं और जलयान बनते हैं, यानी कि जो समुद्र में चलने वाले यान। इलेक्ट्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवें का फर्स्ट। जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होते हैं? आंसर देखें। जब हम साइकिल चलाते हैं तो शरीर की पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। पेशीय ऊर्जा द्वारा घनन के विरुद्ध कार्य करने के कारण कुछ ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में भी बदल जाती है। उसके बाद है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखें। आंसर देखें। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। उसके बाद तीसरा है स्थितिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा के दो उदाहरण दीजिए। आंसर देखें। स्थितिज ऊर्जा, वस्तु में उसकी स्थिति अथवा आकार में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है और इसका जो फॉर्मूला है mgh। उदाहरण के तौर पर बांध में संचित जल की ऊर्जा, यानी कि जो बांध में जो पानी इकट्ठा है उस इकट्ठे हुए पानी के अंदर जो ऊर्जा है वह उसकी स्थिति की वजह से है, तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और ताने हुए धनुष की ऊर्जा, यानी कि धनुष को अगर आपने तान रखा यानी कि खींचा हुआ है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो भी स्थितिज ऊर्जा है। उसके बाद खंड ब रसायन विज्ञान, पहला क्वेश्चन है इसका 9वां। भार का SI मात्रक है तो न्यूटन है। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो क्लोरीन का सही विन्यास है 287। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? यानी कि ठंडा जो पानी है गिलास के अंदर, उस गिलास के बाहर पानी की बूंदें क्यों नजर आती हैं? आंसर देखें। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें वायु में उपस्थित जल वाष्पों के संघनित होने के कारण नजर आती है। यानी कि जो जल वाष्प हैं उनके संघनित होने की वजह से जो है गिलास के बाहर पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक या भौतिक हैं? तो खाना पकाना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना और लकड़ी और कागज का जलना। तो आंसर देखें। खाना पकाना एक रासायनिक परिवर्तन है, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है, जल का उबलकर वाष्प बनना ये एक भौतिक परिवर्तन है, लकड़ी और कागज का जलना ये एक रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। विलयन क्या है? विलयन के गुण लिखें। आंसर देखें। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का सहमांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन के गुण, विलयन एक सहमांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 mm से भी छोटे होते हैं। इसके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि नंगी आँखों से नहीं देखा जा सकता। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है यानी कि टिंडल इफेक्ट नहीं होता। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। द्रव्यमान संख्या और संभारिक। द्रव्यमान संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तत्व का द्रव्यमान संख्या को ए संकेतक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि इसको जो है द्रव्यमान संख्या को ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि दर्शाया जाता है। द्रव्यमान संख्या जो है बराबर है P+n। उदाहरण के लिए सोडियम के परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन होते हैं, अतः सोडियम का परमाणु द्रव्यमान A = 11 + 12 23। समभारिक, ये वे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं जिनकी परमाणु संख्या तो भिन्न भिन्न होती है परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या एक समान होती है। उदाहरण, कैल्शियम तत्व की परमाणु संख्या 20 तथा ऑर्गन तत्व की 18 होती है, परंतु इन दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 होती है, दोनों में 40 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम लिखिए। तो ये है पोटेशियम सल्फेट और ये है कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद है नाइट्रिक अम्ल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट, मोल से क्या अभिप्राय है? मोल का मान कितना होता है? तो मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या यानी कि परमाणु, आयन या अणु कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। एक मोल पदार्थ में उसके
6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है जीव विज्ञान। यहाँ से जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जीव विज्ञान के अंदर जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है तो कोशिका। मेंढक का हृदय कितने कक्षीय होता है? ये 3 कक्षीय होता है। विषाणु से होने वाले रोग हैं खांसी जुकाम, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को सतल मंडल कहते हैं। किस स्रोत से मछलियाँ प्राप्त की जाती हैं? समुद्र स्रोत से और अंतःस्थलीय स्रोत से। 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को अंतरा फसलीकरण कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व है जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 2 अंतर लिखिए। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार 1 से 10 UM के बीच होता है। कोशिका में केंद्रक स्पष्ट नहीं होता। केंद्रक क्षेत्र झिल्ली द्वारा नहीं घेरा होता। कोशिका में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। और यूकेरियोटिक कोशिका का आकार 5 से 100 UM के बीच होता है। कोशिका में केंद्रक स्पष्ट होता है। केंद्रक क्षेत्र झिल्ली के द्वारा घिरा होता है और कोशिका में एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है संक्रामक रोगों को फैलाने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक हैं? आंसर देखें। विद्यालय में संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित सावधानियां आवश्यक हैं। यदि कोई विद्यार्थी रोगग्रस्त हो जाए तो उसके अन्य विद्यार्थियों के साथ उठने बैठने तथा खेलने पर रोक लगानी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए। विद्यालय की कैंटीन में सभी खाद्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए और विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता की जानकारी दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। जल स्थलचर और सरीसृप जंतुओं में 4 अंतर लिखिए। जल स्थलचर जंतु, ये जंतु पानी और सतल दोनों पर रह सकते हैं। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी त्वचा शल्क रहित होती है। इनमें श्वसन क्लोम फेफड़ों तथा त्वचा द्वारा होता है और इनके हृदय त्रिकक्षीय होते हैं। उसके बाद है सरीसृप जंतु। ये जंतु केवल सतल पर रहने में सक्षम है। इनकी त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां नहीं पाई जाती। इनकी त्वचा पर शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन केवल फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके हृदय त्रिकक्षीय होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है फर्स्ट, जाइलम के संगठक कौन कौन से हैं? आंसर देखें। जाइलम के संगठक वाहिका, वाहिनिका, जाइलम पेरेकाइमा और जाइलम तंतु। उसके बाद है एरियोलर संयोजी ऊतक के 2 कार्य लिखें। आंसर देखें। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा तथा मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थिमज्जा में पाया जाता है। कार्य है इसके, यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। एरियोलर ऊतक ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। पेरेकाइमा और कालेकाइमा और एक्लेरेकाइमा में 3 अंतर लिखिए। आंसर देखें। पेरेकाइमा, पहला है पेरेकाइमा कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। पेरेकाइमा ऊतक की कोशिका भित्ति पतली होती है। इनकी कोशिका भित्ति पौधों को लचीला बनाती है। कालेकाइमा, इनमें भी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनकी कोशिका भित्ति कोनों पर मोटी होती है। इनकी कोशिका भित्ति पौधों को मजबूत व लचीला बनाती है। उसके बाद है स्क्लेरेकाइमा, इनमें कोशिका भित्ति लिग्नन की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति अधिक मोटी होती है, पौधों को दृढ़ तथा कठोर बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। रंध्र के 2 कार्य लिखें। तो पहला है पौधों में श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है, यानी कि पेड़ जो हैं रंध्र के द्वारा सांस लेते हैं। पौधे
उत्सर्जन क्रिया द्वारा अतिरिक्त जल को इन्हीं रंध्रों के द्वारा बाहर निकालते, यानी कि पौधे जो है अतिरिक्त जल को वाष्प उत्सर्जन क्रिया के द्वारा रंध्र से ही बाहर निकालते हैं। तो ये था आपका 9वीं कक्षा का विज्ञान क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।